हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन कुछ पहले न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल के बाद अपन अपवर्तन को देखने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, और फिर आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं। तो पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल्स हल करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये 10th के लिए ही नहीं, आपके 11th और 12th साइंस में जाते हो आप तो वहाँ भी आपको ये उपयोगी चैनल साबित होगा, क्योंकि अपन इस चैनल पे बहुत लंबी दूरी तय करने वाले हैं। तो ये दोनों काम कर लीजिए आप। अब देखो अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी प्रतिबिंब जहां बनेगा वहां पर्दा रखेंगे अपन। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा वो अपने को बताना है। इसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करनी है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। तो सबसे पहला काम है अपना कि अपन अवतल दर्पण बना लें। तो अवतल दर्पण होता है बाहर से लेपित, अंदर से उसकी परावर्तक सतह कार्य करती है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण बनाने के बाद ये इसका ध्रुव P है। अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र C और P और C के बीच का बिंदु एक और होता है F, मुख्य फोकस। इनसे गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब देखो, बिंब 4 सेंटीमीटर साइज का है और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सी होती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। ये 15 सेंटीमीटर है। तो यदि ये 15 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये कितनी है? ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो ये दूरी यहां से यहां तक ये 15 हो गई। 25 कहाँ आएगा? यानी C और F के मध्य। यानी बिंब कहाँ रखा है? यानी वस्तु रखी है C और F के मध्य। चलो दूसरा एक और दर्पण बना लेते हैं। ये वैसे बहुत सिंपल है, टेक्निकली समझ में आ जाना चाहिए अपने। बिंब हो गया, यानी 25 सेंटीमीटर यहां से मापेंगे तो 25 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? 15 और 30 के बीच में, मान लो यहां आता है। ये बिंब रख दिया और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 25 सेंटीमीटर हो गई यहां से यहां तक। ये तो हुआ बिंब। अब बिंब से यहां आपतित होगी प्रकाश किरणें, यहां मुख्य फोकस से निकल जाएगी और एक मुख्य फोकस से गुजरने वाले मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम काम लेंगे यहाँ। अब देखो अपने पास क्या क्या है। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब की साइज कितनी है? बिंब की साइज, और बिंब की साइज को अपन H से दर्शाते हैं, वो है 4 सेंटीमीटर। अब बिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो ऊपर की हाइट प्लस में आती है। ये हो गया। उसके बाद दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी स्मॉल f दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब इधर की दूरियां माइनस की और इधर की दूरियां प्लस की, यानी बाईं ओर वाली माइनस की, तो ये -15 हो जाएगा। दाईं ओर की दूरियां प्लस की, तो यहाँ माइनस लगा दिया अपन ने। फिर फोकस दूरी के बाद में बिंब दूरी, बिंब दूरी ये भी दे रखी है, कितनी? u होती है बिंब दूरी, और बिंब है 25 सेंटीमीटर,
दूर रखा है, ये 25 सेंटीमीटर, ये माइनस की प्लस की, तो इधर ही रखा है, तो ये माइनस की। बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर की दूरियां माइनस में होती है, दाईं ओर की दूरियां प्लस में होती है। तो अपने पास H है, F है, U है, V नहीं है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पता नहीं है अपने को। वो कह रहा है पर्दे को कहाँ रखें, यानी प्रतिबिंब बनेगा वहां रख देंगे पर्दे को, तो प्रतिबिंब दूरी अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब देखो अपने फॉर्मूला काम में लेना है। दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाला। f की जगह f रख दो, v की जगह v आई जाएगा, u की जगह u का मान रख दो। तो f कितना है देखो, 1/f यानी -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है -25। ये प्लस ये माइनस माइनस और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -1/15 सेंटीमीटर बराबर 1/v माइनस 1/25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, इसका उठा के इधर पक्षांतरण करते हैं, तो ये वाला पार्ट प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/15 सेंटीमीटर बराबर 1/v। इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 25 ऐसी संख्या ले लो जिसमें दोनों का भाग जाता हो, एलसीएम आपको लेना आता ही है। 25 का भाग 75 में 3 बार, 15 का भाग 75 में 5 बार, 1/v। 3 में से 5 घटाएंगे माइनस के 2, यानी प्लस के 3 माइनस के 5 माइनस के 2/75 बराबर 1/v। अब दोनों को पलट दो, अपने को v चाहिए, तो v हो जाएगा तो 75/2 यानी 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या, प्रतिबिंब दूरी। और ये माइनस में आ रहा है मान, प्रतिबिंब दूरी -37.5 सेंटीमीटर, यानी ध्रुव से बाईं ओर यहां तक 30 है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक 30 है, इससे आगे बनेगा 37, यानी 37.5 सेंटीमीटर जो है वो C और P के बीच की दूरी है 30, क्योंकि फोकस दूरी 15 है, तो ध्रुव और C के बीच की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30, और ये 30 से भी आगे बनेगा, किधर बनेगा, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, बाईं ओर बन रहा है, तो माइनस का चिन्ह बाईं ओर बन रहा है इधर, यानी दर्पण के सामने C से परे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C से परे, कितना परे, ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे को रख देंगे, वहां प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा। अब सामने बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब दर्पण के सामने है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि जिधर बिंब रखा है उधर ही यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि दूरी ये माइनस में बता रही है कि ये सामने की तरफ बनेगा, किसमें, अवतल दर्पण में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब हो गया 37.5 सेंटीमीटर ध्रुव से बाईं ओर, तो ये तो बात हुई, और वो C से परे वाली स्थिति होगी। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बतानी है, तो एक तो सामने बन रहा है तो वास्तविक। अब हाइट और देख लेते हैं, वास्तविक का उल्टे के साथ संबंध है वो भी देख लेंगे। तो आवर्धन वाले सूत्र से देखो, आवर्धन m, ये सूत्र है m बराबर h' इज इक्वल टू -v/u। आवर्धन h' बराबर -v/u, तो ये नहीं है अपने पास, तो h' बराबर हो जाएगा hv/u माइनस, हाइट है बिंब की कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर साइज का है, तो -4, और 4 किसका, प्लस का,
4 सेंटीमीटर इंटू वी कितना है 37.5 अभी निकाला है अपन ने, और ये भी माइनस का है, बटा यू कितना है, यू है बिंब दूरी, ये -25 -25 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस में आएगी, 4 इंटू 37.5 बटे 25, ये हटा दो पॉइंट और 0 लगा दो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 375 बटा 25 गुणा 10 लिख सकते हो इसको। अब देखो 25 का भाग दो, 25 एकम 25 और 25 10 35 2 37 यानी 12 बच गए, फिर 5 उतार लिया, 25 पंजे 125 माइनस का 15 बार गया 375 में, फिर 15 को 4 से गुणा कर दो, 60 बटे 10 माइनस के बराबर माइनस के 6.0 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई एच डैश आ गई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है माइनस की, और ऋणात्मक मान जो है वो क्या बताता है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अपन ने धनात्मक मान ले रखा है, किसका बिंब ऊपर रखते हैं तो प्लस आएगा, और माइनस आ रहा है इसका मतलब उल्टा। अब प्रकृति और साइज, अब साइज देखो 4 सेंटीमीटर का बिंब था, प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर का बन रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की साइज हो जाएगी, साइज को अपन क्या कहेंगे बड़ा, क्योंकि h है 4 सेंटीमीटर, h डैश है 6 सेंटीमीटर तो बड़ा हो जाएगा, और m बराबर होता है h डैश बटा h, तो h डैश 6 सेंटीमीटर, h कितना 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 गुना बड़ा है, किससे प्रतिबिंब बिंब से 1.5 गुना बड़ा है। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और आवर्धन का चिन्ह में h डैश देखो, h डैश माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये माइनस का आएगा 1.5, h डैश माइनस का h प्लस का, तो उत्तर माइनस में आएंगे 1.5। और ऋणात्मक चिन्ह आता है, आवर्धन के चिन्ह में ऋणात्मक साइन क्या प्रदर्शित करता है वास्तविक प्रतिबिंब को, और वास्तविक का उल्टे के साथ संबंध है, आभासी का सीधे के साथ संबंध है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, और वक्रता त्रिज्या होती है r, और r बराबर r क्या होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है r, फोकस दूरी का दुगुना, यानी फोकस दूरी को अपन कह सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी का दुगुना होती है, तो फोकस दूरी हो जाएगी f बराबर r का भाग दे दिया 2 में, r में भाग दे दिया 2 का, तो r/2। अब r का मान दे रखा है 32 सेंटीमीटर, 2 का भाग दे दो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी। अब देखो अपने पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण, ये अपना P, ये F और ये वो कह रहा है अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का। अब 10 सेंटीमीटर अपने को नहीं पता कहाँ है, 10 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है क्योंकि फोकस दूरी वो सब नहीं दे रखा है, लेकिन सामने की तरफ है तो अपने को U दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इधर की दूरियां जो है ये वाली इधर की ये होती है माइनस में बिंब दूरी, V नहीं दे रखा है अपने को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अपने को कह रहा है कि बिंब का 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो बिंब यदि
बिंब की हाइट, बिंब की ऊंचाई को अपन h से प्रदर्शित करते हैं, और मान लीजिए वो h ही है या 1 सेंटीमीटर मान लो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वो कह रहा है 3 गुना बनाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसको अपन देते हैं h डैश से, तो ये h है तो इसका 3 गुना प्रतिबिंब बनता है 3h। बिंब की ऊंचाई को अपन प्लस में लेते हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और ये कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक के साथ में उल्टा भी बनता है, तो ये आ जाएगा माइनस में, नीचे की तरफ बनता है मुख्य अक्ष के, तो माइनस h हो जाएगा वास्तविक उल्टा, यानी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला है अपने पास, m बराबर होता है h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, तो h डैश कितना है, h डैश है 3h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुना है, बिंब की ऊंचाई है h, तो h तो है प्लस का और 3h है माइनस का, बराबर माइनस v कैलकुलेट करना है, u कितना है 10 सेंटीमीटर, और वो किसका, माइनस का, ये माइनस प्लस, h से h कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस ये बच जाएगा, 10 इंटू 3 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर बराबर v, यानी प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी अपनी 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है जब अपन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, और वो क्या होता है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है बिंब की तुलना में, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ से मापेंगे और इधर 30 सेंटीमीटर जहाँ हो जाता है वहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, किधर, ध्रुव से बाईं ओर, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या बताता है, बाईं ओर स्थित है, यानी दर्पण के सामने ही निर्मित होगा। अब देखो अपने यहाँ परावर्तन के बाद में अपन बात करने वाले हैं अपवर्तन की, और अपवर्तन होता क्या है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अपवर्तन एक तो पारदर्शी माध्यम में होता है, माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, यानी आर पार प्रकाश किरण जानी चाहिए इधर से उधर, तो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए तो अपवर्तन होगा। अब यह अपवर्तन होता क्यों है, तो प्रकाश की दिशा, डायरेक्शन और चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की दिशा बदल जाती है और प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण अपवर्तन होता है। तो ये तो बात हुई अपवर्तन की। अब देखते हैं डेफिनेशन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम, या विरल से सघन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की दिशा एवं चाल दोनों परिवर्तित हो जाती है, इस परिघटना को
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे एक माध्यम हवा हो सकता है, दूसरा माध्यम कांच हो सकता है, एक माध्यम पानी हो सकता है, दूसरा माध्यम हवा हो सकता है, इसकी बात हो रही है। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है और चाल भी बदल जाती है, और इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम का मतलब है जहां कण पास पास होंगे बहुत अधिक तो वो तो होगा सघन माध्यम, और जहां कण दूर दूर होंगे माध्यम के वो होगा विरल माध्यम। जैसे वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, या वायु विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है। यानी पानी में कण पास पास में है और हवा में कण दूर दूर है। तो ये तो माध्यम की बात हुई। तो सघन माध्यम में आप सीधा सा पता लगा सकते हैं कि सघन माध्यम में कण पास पास होंगे तो प्रकाश की चाल यहाँ क्या होगी, कम होगी। यहाँ कण दूर दूर होंगे तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो इससे इसमें जा रही हो या इस माध्यम से इस माध्यम में, तो चाल भी परिवर्तित होगी और दिशा भी परिवर्तित होगी। यह परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन के कारण ही बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। मुड़ी हुई दिखाई देती है। कांच के पात्र में रखे नींबू मोटे दिखाई देते हैं। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। और कांच की स्लेब के नीचे स्थित अक्सर मोटे दिखाई देते हैं या उठे हुए दिखाई देते हैं। ये सब परिघटनाएं किससे संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। पानी से भरी हुई बाल्टी में रखी पेंसिल जो है अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। कांच के पात्र में रखे नींबू जो है वो साइड से देखने पर मोटे दिखते हैं। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कांच की स्लेब के नीचे स्थित अक्सर मोटी कांच की स्लेब रख देते हैं तो अक्सर अपने को थोड़े से मोटे दिखाई देते हैं। अब देखो अपने को पेंसिल जब पानी में आधी डूबी हुई आधी बाहर निकली हुई अपन रख देते हैं तो अपने को अब बाहर से देखने पर वो मुड़ी हुई या टूटी हुई नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर स्थित भाग से आने वाली प्रकाश किरणें और पानी के बाहर वाले भाग से आने वाली, अपनी आंखों को प्राप्त होने वाली या दर्शक को जाने वाली प्रकाश किरणें भिन्न दिशा और चाल से दर्शक के पास पहुंचती है। ये केवल हवा के अंदर मौजूद है। तो प्रकाश किरण यहाँ से टकरा के जो है वो तेजी से गति करती है, यानी इस प्रकाश किरण की जो यहाँ तक पहुँचती है उसकी चाल ज़्यादा है, और यहाँ से जो अपने को दिखाई दे रहा है उसकी चाल क्या है, कम है, क्योंकि पानी सघन माध्यम है और जल जो है वो विरल माध्यम है, सॉरी वो वायु जो है वो विरल माध्यम है और पानी जो है वो सघन माध्यम है। तो यहाँ से जो टकरा के, यानी दोनों अंतरापृष्ठ, वायु और जल का जो अंतरापृष्ठ है, ये अंतरापृष्ठ से आने वाले प्रकाश किरणों की चाल अलग अलग है।
जो यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण उसकी दिशा और चाल अलग होगी, क्योंकि वो जल से निकल कर आ रही है। और यहाँ से जो प्रकाश किरण दर्शक को प्राप्त हो रही है उसकी दिशा और चाल अलग होगी। तो पानी के बाहर स्थित पेंसिल के भाग से प्राप्त होने वाली प्रकाश किरणों की दिशा और चाल अलग होगी, और पानी के अंदर स्थित जो भाग है पेंसिल का उससे प्राप्त होने वाली प्रकाश किरणों की दिशा और चाल अलग अलग, यानी अलग अलग दिशा से अपने को बाहर वाले भाग से और अंदर वाले भाग से अलग अलग दिशा से प्रकाश किरणें प्राप्त होती है, इसलिए वो अपने को मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यह प्रकाश का अपवर्तन है।